वेलकम टू इंटेलेक्टस केमिस्ट्री। मैं पुनीत दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे बेंजाइन के कुछ कॉन्सेप्ट्स, उसके कुछ रिएक्शंस। इट्स एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अभी तक के लगभग हर एग्ज़ाम में ये पूछा जा चुका है, चाहे वो मेडिकल का हो, इंजीनियरिंग का हो, इवन नेट का, गेट का, हर एक एग्ज़ाम में ये पूछा गया है। सो इट्स एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में जाना, जो ARSN1 ARSN2, ठीक है, उसका ये लास्ट पार्ट होगा। बेंजाइन मैकेनिज़्म के थ्रू जो भी एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करें ताकि इसका प्रॉफिट उन सबको भी मिल सके। चलिए शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ बेंजाइन। तो आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या क्या देखना है वो देख लेते हैं। आइए पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ बेंजाइन, देन वी विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजाइन एंड देन बेंजाइन मैकेनिज्म, एविडेंसेस फॉर द बेंजाइन एंड द प्रोडक्शन ऑफ द मेजर प्रोडक्ट, एंड देन वी विल सी द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिएक्टिविटी ऑफ एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो आज का हमारा ये सिलेबस होगा जो कि हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। So let's start aromatic nucleophilic substitution reaction via the benzene or arine. Okay, so unactivated aryl halides having at least one hydrogen in ortho position undergo nucleophilic substitution reaction with a very strong base like KNH2 or NaNH2 in liquid ammonia। मतलब कि एराइल हैलाइड जिसके ऑर्थो पोजिशन पे एक हाइड्रोजन हो और वहाँ पे एक लिविंग ग्रुप भी हो, तो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में लिक्विड अमोनिया के मीडियम में वो रिएक्शन प्रोसीड होती है। ठीक है, सो दिस रिएक्शन प्रोसीड वाया बेंजाइन और एराइन इंटरमीडिएट एंड द मैकेनिज्म इज कॉल्ड बेंजाइन मैकेनिज्म। तो वहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनता है वो बेंजाइन होता है। तो बेंजाइन में क्या होता है, वहाँ पे एक एक्स्ट्रा बॉन्ड आता है। जैसे कि हम बोल देते हैं कि ये हमारा क्या हुआ, एक बेंजीन है, यहाँ पे एक और बॉन्ड आ जाएगा तो यहाँ पे ये ट्रिपल बॉन्ड है। सो एल्काइन, इट्स ए स्ट्रक्चर लाइक एल्काइन, सो हियर वी विल प्रोनाउंस इट इज़ बेंजाइन। ओके, सो इट इज़ बेंजाइन। सो यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए हमको इस रिएक्शन को होने के लिए, लाइक सोडामाइड, लाइक पोटेशियम अमाइड। ठीक है, तो ये किस मीडियम में होगा, लिक्विड अमोनिया के मीडियम में होगा। चलिए ये बातें याद रखना क्योंकि ये कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रॉन्ग बेस और अमोनिया का मीडियम होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह का जो मैकेनिज्म होता है उसको क्या बोलते हैं, बेंजाइन मैकेनिज्म। ओके, एन इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ दिस रिएक्शन इज दैट इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल डज नॉट नेसेसरली टेक्स द पोजिशन वैकेटेड बाय द लिविंग ग्रुप। मतलब क्या हुआ, ये ऐसा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जो कि इसका एक इंटरेस्टिंग फीचर है। जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो ज़रूरी नहीं है कि जो पोजीशन लिविंग ग्रुप छोड़ के गया है वो उसी पोजीशन पे ऐड हो, उसी पोजीशन को फिलअप करें। ये उसके अलावा एक एडजेसेंट एक और पॉइंट होता है, एक और पोजीशन होगा जहाँ पे वो बैठ सकता है। तो इस तरह का जो सब्स्टिट्यूशन होता है कि नेसेसरी नहीं है कि लिविंग ग्रुप का पोजीशन ही वो ऑक्यूपाई करेगा। इस तरह के सब्स्टिट्यूशन को हम क्या बोलते हैं, साइन सब्स्टिट्यूशन, CINE, साइन सब्स्टिट्यूशन, और यू कैन से सीनियर सब्स्टिट्यूशन। तो जनरली हम साइन बोलते हैं, साइन सब्स्टिट्यूशन। सो इन द प्रेजेंस ऑफ अदर न्यूक्लियोफाइल इट विल गिव द मिक्स्ड प्रोडक्ट। ओके, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो ऐसे पोजीशन होंगे जहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ऐड हो सकता है। ठीक है, लाइक दैट यहाँ पे मैंने क्लोरोबेंजीन ले लिया। अब पोटेशियम अमाइड के प्रेजेंस में हमने यहाँ से H+ आयन निकाला है यहाँ से। ठीक है, H+ आयन निकला तो वहाँ पे नेगेटिव चार्ज जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जाएगा तो क्लोरीन एज अ ग्रुप बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे हमको जो इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर देता है वो क्या होता है, यहाँ पे इसको बोलते हैं बेंजाइन। अभी बेंजाइन आ गया। अब जैसे कि हमने PH3C- ले लिया है, ट्राइफिनाइल कार्बोनाइन लिया हुआ है, फिर अमोनिया लिया है। ठीक है, अब इनका दोनों का एडिशन कराना है, या तो ये यहाँ ऐड हो सकता है या तो फिर ये यहाँ ऐड हो सकता है। क्योंकि ये अभी सिमेट्रिकल है तो किसी भी पोजीशन पे जाए प्रोडक्ट सेम होगा। ठीक है, इसका ध्यान हम तब देंगे जब वहाँ पे अनसिमेट्रिकल बेंजाइन हमको मिलेगा, तब वहाँ पे देखेंगे किस पोजीशन पे लिविंग ग्रुप इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल बैठेगा। जो पोजीशन बैठेगा वहाँ पे रिपल्सन कम होना चाहिए, वहाँ पे कुछ क्राइटेरिया होते हैं वो भी देख लेंगे हम यहाँ पे। तो इस तरह का जो सब्स्टिट्यूशन है, या तो ये यहाँ बैठ सकता है या तो फिर ये यहाँ बैठ सकता है।
यही चीज़ें अगर इसके लिए भी लागू होती है, ये यहाँ पे भी और यहाँ पे बैठ सकता है। तो इस तरह का जो सब्स्टिट्यूशन होता है उसको बोलते हैं क्या, साइन सब्स्टिट्यूशन। आई बात समझ में। आइए बेंजीन का स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजाइन। ओके, सो हियर दिस इज स्टिल अ मैटर ऑफ डिबेट, ठीक है, अभी भी इस पर डिस्कशन चलता है। वहाँ पे 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स होते हैं किसका, बेंजाइन का। पहला बेंजाइन जो कि हम जनरली दिखाते हैं, दूसरा अगर इस बॉन्ड को फ्री रेडिकल के फॉर्म में कर देते हैं तो उसको बोलते हैं डायरेडिकल, ठीक है। बॉन्ड, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो दोनों पॉइंट पे एक एक सिंगल फ्री इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो उसको बोलते हैं डायरेडिकल। तीसरा फॉर्म होता है पोलैरिटी जनरेट करते हैं, डाइपोलर। तो इस डायपोलरिटी में एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है और एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होता है। ये एक दूसरे में रेजोनेंस कर सकते हैं, तो दूसरा रिएक्शन हमारा स्ट्रक्चर हमारा ये हो जाता है जो इसी का एक पार्ट होता है, ठीक है। और इसके बीच का जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा वो यहाँ पे बनाना भूल गया मैं, यहाँ पे एक ऐसे बनेगा। तो ये होता है डायपोलर आयन, ठीक है। तो ये 3 पॉसिबिलिटी होती हैं जो स्ट्रक्चर हमको दिखाता है। आज भी ये मैटर डिस्प्यूट का है, डिबेट का है, ठीक है, बातें चलती रहती हैं यहाँ पे। सो नाउ इफ़ द स्ट्रक्चर कंटेन अ ट्रिपल बॉन्ड बेंजाइन वुड बी अ डिस्टॉर्टेड एसिटिलीन। मैंने बोला ये एल्काइन की तरह बिहेव करता है, मतलब स्ट्रक्चरली वो दिखता है जस्ट लाइक एल्काइन बिकॉज हैविंग द हियर ट्रिपल बॉन्ड। So if the structure contain a triple bond, the benzene would be a distorted acetylene, ठीक है। acetylene तरफ होता है distorted acetylene, hence it would be unstable since benzene show the very little resemblance to the diradical in a chemical behavior, so this structure is unsatisfactorily। मतलब कि जो हमने डायरेडिकल दिया हुआ है, बेंजाइन जो हमारा फ्री रेडिकल का रिजेंबलेंस है या रेडिकल से रिजेंबलेंस है उससे बहुत कम रिजेंबल करता है केमिकली, तो ये स्ट्रक्चर हमारा सेटिस्फैक्टरली नहीं है, ठीक है। होता तो है, इसको डिसाइड कर सकते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हैं और ऐसे भी दिखा सकते हैं। तो उनमें से कि ये केमिकली बिहेवियर इसके जैसा रिजेंबल नहीं करता, बहुत कम रिजेंबल करता है, तो इसको अनसेटिस्फाई माना जाता है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। ऑन द अदर हैंड द डाइपोलर स्ट्रक्चर हैज़ अ मेरिट ऑफ एक्सप्लेनिंग द इलेक्ट्रोफिलिक नेचर ऑफ बेंजाइन, दैट इज इट अटैक्ड बाय द nucleophile. Because of this uncertainty of structure, some worker prefer to use committed name 1,2-dihydrobenzene। क्या होता है, 1,2-dihydrobenzene रादर देन बेंजाइन। बेंजाइन बोलना प्रीफर नहीं करते हैं, उसको बोलते हैं बेंजीन ही, बट 1 और 2 प्लेस पे हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए वहाँ बोलते हैं 1,2-dihydrobenzen रादर देन बेंजाइन। बेंजाइन की बजाय 1,2-dihydrobenzen बोलना पसंद करते हैं, ठीक है। और वो स्ट्रक्चर मेरिट है उसका, क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो पोल बनता है हमारा प्लस और माइनस का, तो यहाँ पे क्या होता है, इसके पास एक मेरिट होता है कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, दूसरा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, तो ये एक स्ट्रक्चर मान सकते हैं और रिएक्शन उसी हिसाब से प्रोसीड होता है, तो ये कुछ हद तक कमिटेड होता है, माना जाता है, एक्सेप्टेड होता है, ठीक है। आइए अब देखते हैं बेंजाइन मैकेनिज्म क्या होती है। सो दिस मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स द एलिमिनेशन, ओके, फॉलोड बाय द एडिशन। क्या होता है, दिस मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स द एलिमिनेशन फॉलोड बाय एडिशन, हैंस इट इज ऑल्सो नोन एज द एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म ऑफ द एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या होता है यहाँ पे, पहले तो एलिमिनेशन होता है एक ग्रुप का, फिर उसके बाद दूसरे में एडिशन होता है, तो ये मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है बेसिकली एलिमिनेशन और एडिशन को मिला के, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, एक क्लोरोबेंजीन ले लिया। क्लोरोबेंजीन में से पहले हमारा जो स्ट्रॉन्ग बेस है H+ आयन को विड्रॉ करेगा, उसके बाद ये बॉन्ड जाता है यहाँ पे और क्लोरीन ग्रुप यहाँ से बाहर निकल जाता है, ठीक। तो हमको क्या मिलता है, बेंजाइन मिलता है, और क्लोराइड ग्रुप बाहर निकल गया, अमोनिया अपना यहाँ से एक अमोनिया बन जाता है जो हमारा अमाइड के फॉर्म में है। सो बेंजाइन और एराइन और डिहाइड्रोबेंजीन, 1,2-dihydrobenzen बोल सकते हैं इसको, ठीक है। बेंजाइन, अब पहला पार्ट तो हमारा स्टेप हो गया एलिमिनेशन का। अब एडिशन की बात करते हैं, यहाँ पे फिर से हम अमोनिया का अगर रिएक्शन कराते हैं तो ये अटैक करेगा इस पोजीशन पे या फिर इस पोजीशन पे, सिमेट्रिकल है तो किसी भी पोजीशन पे अटैक कर सकता है, रिजल्ट विल बी द सेम, ठीक है। अभी अटैक किया इधर तो NH3+ आ गया और यहाँ पे एक माइनस चार्ज, उस बॉन्ड जो मूवमेंट हुआ है उसकी वजह से यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाता है।
अब यहाँ से माइनस H प्लस आयन और प्लस H प्लस आयन, मतलब यहाँ से H प्लस आयन घूम के यहाँ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा एनिलीन। सो क्लोरोबेंजीन से एनिलीन बनाने का कन्वर्जन भी हम बोल सकते हैं इसको बेंजाइन मैकेनिज्म। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कन्वर्जन फ्रॉम दिस टू दिस वाया बेंजाइन मैकेनिज्म, तो आपको लिखना पड़ता है, ये बोर्ड एग्जाम में भी बहुत आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे बेंजाइन मैकेनिज्म का एक ओवरव्यू देख लिए। अब देखते हैं एविडेंसेस इन सपोर्ट ऑफ द बेंजाइन अराइन मैकेनिज्म। सपोर्ट क्या करता है यहाँ पे, क्या एविडेंस है कि यहाँ पे बेंजाइन मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन जा रही है। पहला हमारा जो सपोर्ट के लिए हम एविडेंस दे रहे हैं वो क्या है, 1 कार्बन 14 क्लोरोबेंजीन ऑन ट्रीटमेंट विद द पोटेशियम अमाइड इन लिक्विड अमोनिया गिव्स ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट ऑफ 1 कार्बन 14 एनिलीन एंड 2 कार्बन 14 एनिलीन। मतलब क्या हुआ, मैंने वहाँ पे जो पीछे के रिएक्शन दिखाया कि क्लोरोबेंजीन में से क्लोरीन निकल गया, जब वहाँ पे पाई बॉन्ड बन गया, बेंजाइन बन गया, अब उस बेंजाइन पे पोजीशन 1 और पोजीशन 2 दोनों पे अटैक कर सकता है, क्योंकि वो सिमेट्रिकल बेंजाइन है, तो वहाँ पे 1 पे भी अटैक करे चाहे 2 पे अटैक करे, रिजल्ट विल बी सेम। वही बात बोला यहाँ पे, ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट ऑफ 1 कार्बन और 2 कार्बन एनिलीन मिलता है हमको। द फॉर्मेशन ऑफ दीज टू प्रोडक्ट कैन ओनली बी एक्सप्लेन if the reaction is proceeding through a symmetrical intermediate which can be attacked by ammonia at either of the two position as follows। ठीक है, दोनों पोजीशन पे अमोनिया अटैक करेगा जब वहाँ पे सिमेट्रिकल बेंजाइन का फॉर्मेशन होगा, सिमेट्रिकल इंटरमीडिएट बनेगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देख लो। यहाँ पे क्लोरोबेंजीन है, पहला का हमने मार्क कर दिया, यहाँ पे कार्बन 14 है। अब यहाँ पे क्या हुआ, पोटेशियम अमाइड से हमारा H प्लस आयन निकालेगा, माइनस चार्ज आएगा, क्लोराइन बाहर निकल जाएगा, तो हमारा यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, बेंजाइन का। बेंजाइन का फॉर्मेशन हो गया। अब इस बेंजाइन पे जो अटैक होगा अमोनिया का, वो इधर भी हो सकता है और इस साइड भी हो सकता है। तो दोनों जो हमको कार्बन 1 कार्बन और 2 कार्बन पे जो एनिलीन मिल रहा है वो ऑलमोस्ट इन इक्वल अमाउंट। सो इट विल प्रूव्स दैट देयर इज अ सिमेट्रिकल बेंजाइन इस फॉर्म। ओके, आई बात समझ में। नेक्स्ट पॉइंट जो है, अराइल हैलाइड हैविंग नो हाइड्रोजन ऑर्थो टू द हैलोजन डू नॉट रिएक्ट अंडर द सेम कंडीशन। मतलब कि कोई ग्रुप है वहाँ पे और वहाँ पे कोई भी ऑर्थो पोजीशन पे हाइड्रोजन नहीं है, जो लिविंग ग्रुप है उसके ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी हाइड्रोजन ना हो, तो उस कंडीशन में, जो कि बेंजाइन का कंडीशन है स्ट्रॉन्ग बेस और लिक्विड अमोनिया, उस कंडीशन में बेंजाइन का फॉर्मेशन नहीं होगा और रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं करेगी। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया हुआ है 2,4,6 ट्राई मिथाइल ब्रोमोबेंजीन को, जब हम इस बेंजाइन कंडीशन में रिएक्शन कराते हैं तो वहाँ पे कोई भी रिएक्शन प्रोसीड नहीं करती। दैट मीन्स देयर इज़ नो फॉर्मेशन ऑफ द बेंजाइन। ठीक है, आई बात समझ में। ये दोनों एविडेंस प्रूव करते हैं कि रिएक्शन मैकेनिज्म जो वहाँ पे उस कंडीशन में जा रही है वो बेंजाइन के थ्रू होके जा रही है, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन। ठीक है, आई बात समझ में। आइए अब देखते हैं प्रेडिक्शन ऑफ द मेजर प्रोडक्ट इन द रिएक्शन प्रोसीडिंग वाया द बेंजाइन मैकेनिज्म। ठीक है, मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा बेंजाइन मैकेनिज्म में, उसको प्रेडिक्ट करना। कैसे प्रेडिक्ट करेंगे, आइए देखते हैं। In the case of ortho और पैरा सब्सटीट्यूटेड हैलोबेंजीन, 2 प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल। ऑर्थो हो या पैरा हो तो वहाँ पे क्या होगा, 2 पॉसिबिलिटी होती है प्रोडक्ट बनने की। वाइल एट मेटा पोजिशन मेटा सब्सटीट्यूटेड हैलोबेंजीन मे गिव 3 पॉसिबल प्रोडक्ट्स, जबकि मेटा सब्सटीट्यूटेड जो हैलोबेंजीन है वो हमको क्या देता है, 3 प्रोडक्ट देता है। कैसे देता है वो भी बताएंगे। 1 कैन प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट इन दिस प्रोडक्ट मिक्सचर। 2 factors govern the position of the incoming group in the reaction involving the benzyne intermediate। मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसको डिसाइड करने के 2 फैक्टर हैं। क्या हैं आइए देखते हैं वो दोनों फैक्टर। पहला फैक्टर हमारा है द डायरेक्शन इन विच द बेंजाइन इज फॉर्म। बेंजाइन किस डायरेक्शन में बन रहा है, पहला फैक्टर तो ये है। क्या है वो आइए देखते हैं। इन द केस ऑफ ऑर्थो और पैरा सब्सटीट्यूटेड हैलोबेंजीन देयर इज़ नो चॉइस। जब ऑर्थो या पैरा पे होता है तो वहाँ पे चॉइस केवल एक होती है, उसके अलावा कोई चॉइस नहीं होती है कि किस तरफ से वो बॉन्ड बनाएगा। बेंजाइन का बॉन्ड एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड बनेगा। आइए देखते हैं, ये ग्रुप है ये नहीं जाएगा, ये हमारा हैलोबेंजीन की तरफ का ग्रुप काम करेगा। तो हैलोजन के जो ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड है तो इसके एक साइड में ही इस पोजीशन पे केवल एक हाइड्रोजन है, इधर कोई हाइड्रोजन नहीं तो इधर नहीं जाएगा।
सो देयर इज़ ओनली वन चॉइस, केवल यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा और यहाँ पे क्या बना हमारा, एक बेंजाइन बन गया। तो ये हमारा क्या देगा, एक यहाँ से और एक यहाँ से, केवल 2 प्रोडक्ट। आई बात समझ में। अब पैरा की बात कर लेते हैं। ये ग्रुप कहीं नहीं जाने वाला है, उसी बेंजीन रिंग पे रहेगा। ये हमारा एक लिविंग ग्रुप है, ठीक है। आइए, अब पैरा पोजीशन पे है तो हाइड्रोजन हमारे इस साइड में है और इस साइड में, ठीक। तो यहाँ पे से हाइड्रोजन चाहे यहाँ से चला जाए चाहे यहाँ से चला जाए, प्रोडक्ट सेम होगा, ठीक है। पैरा पोजीशन पे है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, सेम प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पे भी केवल 2 पॉसिबिलिटी है। अगर इस साइड से बनता है तो हमारा ये दोनों बनेंगे तो केवल ये और ये प्रोडक्ट बनेगा, 2 प्रोडक्ट। या अगर इस साइड से बॉन्ड बनता है तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट यहाँ से और एक प्रोडक्ट यहाँ से, 2 जगह से हमको केवल 2 प्रोडक्ट मिलता है। जैसा कि हमने ऊपर बोला, ऑर्थो पोजीशन या पैरा पोजीशन पे जो सब्स्टिट्यूशन होता है उसमें केवल 2 प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी होती है। आई बात समझ में। आइए देखते हैं मेटा की क्या पॉसिबिलिटी है। अब मेटा सब्स्टिट्यूटेड जब हम देखते हैं तो मेटा सब्स्टिट्यूटेड में हमें 3 प्रोडक्ट कैसे मिलता है, आइए देखते हैं। बट इन द केस ऑफ मेटा सब्स्टिट्यूटेड हैलोबेंजीन 2 डिफरेंट बेंजाइन्स में बी फॉर्म। वहाँ पे केवल एक ही बेंजाइन बन रहा था और मेटा पोजीशन में क्या बनेगा, 2 बेंजाइन बनेंगे। कैसे बनेगा ये देखते हैं। अब ये हमारा मेटा सब्स्टिट्यूटेड हैलोबेंजीन हो गया, ठीक। अब देखिए, इसके इधर भी हाइड्रोजन है, इसके इधर भी हाइड्रोजन है, ठीक। अब अगर इधर से हाइड्रोजन निकालता है तो ये बनता है हमारा इंटरमीडिएट, और अगर यहाँ से भी हाइड्रोजन निकालता है तो क्या बनता है, इस साइड का बनता है, ठीक। आई बात समझ में। चलिए अब देखिए, इधर से निकाले चाहे इधर से निकाले, तो 2 तरह का बेंजीन बना। तो 2 तरह का बनने के लिए या तो इस पॉइंट से बनेगा, या तो इस पॉइंट से बनेगा, या तो इस पॉइंट से बनेगा। तो क्या बना, 3 तरह का बना। और अगर या आप इसमें लेते हैं मिरर इमेज जो इसका है, यहाँ से बनेगा, या तो यहाँ से बनेगा, या फिर यहाँ से बनेगा, ठीक। आई बात समझ में। तो यहाँ पे कितने बन रहे हैं, 3। वहाँ पे कितने बन रहे थे, 2। तो इस तरह से हम देखेंगे कि हमारा जो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन लेंगे तो वहाँ पे अनसिमेट्री आएगी, कोई भी सिमेट्री नहीं होगी, कोई सिमेट्री होगी, ठीक है। अनसिमेट्री है, सिमेट्री प्रेजेंट होगा वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या होगा, अनसिमेट्रिकल होने की वजह से सब्स्टिट्यूएंट्स के आधार पे हम इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल को वहाँ बैठाएंगे, ठीक। तो वहाँ पे हम बताएं कि मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। आइए देखते हैं दूसरा फैक्टर क्या है। दूसरा है द benzyne formed may be attacked at 2 position. The favored position of the attack is that which gives the stabler कार्बेआनायन। दूसरा फैक्टर क्या है, जो कार्बेआनायन बनता है उसकी स्टेबिलिटी, ठीक है। आई बात समझ में कि जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो वहाँ पे क्या बनता है, कार्बेआनायन। और जब कार्बेआनायन बनेगा तो वो कार्बेआनायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी स्टेबिलिटी के आधार पर डिसाइड करेगा हमारा मेजर प्रोडक्ट। For example, if group G is -I group, then the more stable carbanion is that in which the negative charge is closer to the substituent. G के क्लोज रहेगा। The following reaction illustrate the above generalization. आइए देखते हैं एग्जाम्पल रिएक्शन हमारा ये OCH3 है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इट मीन्स इट इज़ -I ग्रुप। अब यहाँ से ब्रोमीन जब बाहर जाएगा, बेंजाइन बन गया। बेंजाइन बनने के बाद अब ये अमीनो ग्रुप हमने जो लिया हुआ है ये कहाँ अटैक कर सकता है, अगर यहाँ पर अटैक करता है तो नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, और अगर ये नीचे अटैक करता है तो नेगेटिव चार्ज ऊपर जाएगा। तो हमने बोला कि मेजर प्रोडक्ट अगर -I ग्रुप है तो उस -I ग्रुप से नेगेटिव चार्ज जितना क्लोज़र होगा उसकी स्टेबिलिटी उतना ज़्यादा होगा और वो हमको देगा मेजर प्रोडक्ट। तो ये वाला पोजीशन जो हम इस टर्म फिगर में दिख रहा है मार्किंग के साथ, ये हमको देता है मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। क्या देगा, मेजर प्रोडक्ट। नेगेटिव चार्ज विल बी क्लोजर टू द ग्रुप OCH3 के पास, -I ग्रुप के पास, ठीक है। तो ये हमारा बन गया मोर स्टेबल विल गिव यू द मेजर प्रोडक्ट एंड अदर वन इज विल गिव द माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। आई बात समझ में। ये होता है हमारा -I ग्रुप होता है तब। अब देखते हैं अगर +I ग्रुप है तो क्या होगा। +I ग्रुप में क्या होगा कि माइनस चार्ज उससे दूर होना चाहिए, उससे फार होना चाहिए, उससे अवे होना चाहिए, ठीक है। क्लोरीन अगर यहाँ से बाहर निकलता है, निकलने के बाद अब बेंजाइन बन गया, एमीन ग्रुप यहाँ अटैक करेगा तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बनेगा,
इधर से अटैक करता है तो नेगेटिव चार्ज यहाँ बनता है, तो यहाँ पे अटैक करेगा नेगेटिव चार्ज इससे दूर इस केस में आएगा, तो यहाँ पे ये मोर स्टेबल है तो ये हमको क्या दे देगा, मेजर प्रोडक्ट, और ये क्या देगा, माइनर प्रोडक्ट। आई बात समझ में? ठीक है, ऐसे ही होता है हमारा जब वो दूसरा फैक्टर हो गया कि ग्रुप कौन सा जुड़ा हुआ है, माइनस आई ग्रुप जुड़ा हुआ है या प्लस आई ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, आई बात समझ में? आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। माइनस आई ग्रुप तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन जुड़ा हुआ है, तो एमीन से यहाँ पे क्या होता है, हमारा क्लोरीन बाहर निकल जाता है तो बनता क्या, हमारा बेंजाइन। ठीक, ये बनेगा बेंजाइन, दोनों बराबर हैं। तो अमीन अटैक करेगा, अब यहाँ पे देखिए यहाँ अटैक करता है तो नेगेटिव चार्ज अवे चला जाएगा, और अगर यहाँ अटैक करता है तो नेगेटिव चार्ज पास में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अटैक किया तो नेगेटिव चार्ज क्लोज़र होगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज फार्दर होगा। ठीक, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो पास में है ये हमको गिव देगा स्टेबल कार्बन आयन। कार्बन आयन स्टेबल होगा, प्रोडक्ट विल बी द मेजर। आई बात समझ में? इस तरह से हम डिसाइड करेंगे कौन सा हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल वी विल सी द एक सब्सटीट्यूशन हमारा यहाँ पे है, एक सब्सटीट्यूशन हमारा यहाँ पे है, मेटा सब्सटीट्यूटेड हमारा सबस्ट्रेट है। अब क्लोरीन यहाँ पे जुड़ गया, अब यहाँ पे देखेंगे मोर एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा है, जो मोर एसिडिक हाइड्रोजन होगा कंडीशन फेवर वही करेगा। ठीक, यहाँ पे H है और यहाँ पे H है, तो यहाँ पे दो दो माइनस आई ग्रुप लग रहे हैं, तो दोनों मिला के इसकी एसिडिटी बढ़ा देते हैं और ये एसिडिटी कम हो जाती है। अब यहाँ पे ये हाइड्रोजन रिलीज होगा तो ये भी, तो दो बेंजाइन बनने के चांसेस होते हैं, बट फेवरेबली हमारा ये बनेगा। ठीक, अब एमीन अटैक करेगा किस पे, जो फेवरेबल होगा, तो ये दोनों तो अच्छे खासे अमाउंट में बनेंगे, बट ये हमारा जो तीसरा होगा जो अनफेवर्ड लेस एसिडिक हाइड्रोजन का है वो ट्रेसेस में बनते हैं, बहुत ही कम अमाउंट में बनता है, तो ये हमको दे देगा मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पे हमारा इधर जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो ज़्यादा स्टेबलाइज होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज हमारा उस माइनस आई ग्रुप के करीब में होगा, तो यहाँ पे ये ज़्यादा स्टेबलाइज होगा, इट विल गिव यू द मेजर प्रोडक्ट। ठीक, आई बात समझ में? आइए आगे देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिएक्टिविटी इन एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन। पहला फैक्टर हमारा है इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर। क्या है? इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर। एज वी हैव नोटेड दैट AR-SN2 रिएक्शन आर accelerated by the electron withdrawing group and especially at the ortho and para position to the leaving group and the retarded by the electron donating group। हमने क्या बोला, एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा होता है, तो रिएक्शन को फास्ट करने के लिए हमें उस क्लाउड को कम करना पड़ेगा। तो वहाँ पर जैसे हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप निकालते हैं, वो वहाँ से इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच लेते हैं, तो ओवरऑल बेंजीन में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो कम हो जाता है, तो रिएक्शन एक्टिवेट हो जाती है, वो सबस्ट्रेट न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन की तरफ एक्टिवेट हो जाता है। वहीं जब हम उसके अपोजिट में अगर हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को वहाँ पे इंसर्ट करते हैं, तो वो उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को और इंक्रीज़ कर देता है, जो कि रिटार्ड कर देता है उस रिएक्शन में उस सबस्ट्रेट को। तो यहाँ पे वही बात कही गई है। नेक्स्ट पॉइंट, हेटेरो एटम ऑफ द रिंग आर आल्सो स्ट्रांगली एक्टिवेटेड। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन विच इज़ मोर एक्टिवेटिंग व्हेन क्वाटरनाइज्ड। क्या होता है, जब वहाँ पे क्वाटरनाइज्ड किया जाता है NR4 प्लस के फॉर्म में होता है, तो वो ज़्यादा एक्टिवेट करता है उसको, क्योंकि वहाँ पे वो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा है और वहाँ से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेता है। दस द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एक्टिवेटिंग पावर ऑफ सम ग्रुप्स इन AR-SN2 रिएक्शन इज एज गिवन बिलो। आइए देखते हैं, हमने यहाँ पे ऑर्डर लिखा हुआ है NH3 प्लस, यही मैंने बोला कि क्वाटरनाइज किया जाता है प्लस के फॉर्म में, उसके बाद NO2 CF3 CN साइनाइड हो गया, सल्फोनिक एसिड हो गया, यहाँ पे हमने एल्डिहाइड दे दिया, कीटोन एसिड एस्टर अमाइड फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडाइड। तो ये सारे ग्रुप जब लगते हैं वहाँ पे तो रिएक्शन को एक्टिवेट करते हैं, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, चाहे -R ग्रुप से चाहे -I ग्रुप से, तो ये वहाँ से इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कम करते हैं। कहाँ से? उस एरोमेटिक सिस्टम से। ठीक, तो ये हमारा उस सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे टूवर्ड्स एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन की तरफ। दूसरा फैक्टर जो होता है इफेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप का उसकी रिएक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो फॉलोइंग इज एन अप्रॉक्सीमेट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द लिविंग ग्रुप पावर। लिविंग ग्रुप का जो पावर है उसका ऑर्डर देखते हैं। फ्लोरीन हमारा बेस्ट लिविंग ग्रुप माना जाता है वहाँ पे,
तो फ्लोरीन, उसके बाद नाइट्रो, उसके बाद टोसाइल, उसके बाद SOPH, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, N3, NR3+, OR, OAR, ये सब आएंगे। सब डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने अरेंज किया हुआ है, कौन सा ग्रुप जल्दी वहाँ से निकलेगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा। आइए देखते हैं नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल जो अटैक कर रहा है उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसकी रिएक्टिविटी पे। आइए देखते हैं। द फॉलोइंग इज एन अप्रॉक्सीमेट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। उसके न्यूक्लियोफाइल ग्रुप जो इनकमिंग है उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी, उसकी रिएक्टिविटी पे क्या इफेक्ट डालता है वो देखते हैं। NH2+ सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है वहाँ पे। ठीक है, चलिए उसके बाद आएगा PH3C-, उसके बाद PHNH-, एराइन मैकेनिज्म के थ्रू जाएगा। उसके बाद AR-S-, RO-, R2NH, AR-OH-, AR-NH2, अमोनिया, आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, वाटर, ये सब हमारे डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने इसको अरेंज किया हुआ है। तो ये हमारे होगा न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करते हैं और उसका जो इफेक्ट पड़ता है उसकी रिएक्टिविटी की तरफ। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये हमारा एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एक छोटा सा चैप्टर था, वो ख़त्म हो जाता है। आगे हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर से हिट करें। और आपका जो क्वेरी हो, कमेंट हो या क्वेश्चन हो, आप उस कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दें, हम उसको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। हैव अ नाइस डे।